जनरल वन स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे हम भारत के एडवांस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। आप सब जानते हैं कि भारत इस समय इंजन डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। एक तरफ F404 इंजन जो है इनकी डिलीवरी हो नहीं पा रही है और F414 की डील को फाइनलाइज नहीं किया जा सका है। लेकिन अब 6 जनरेशन फाइटर जेट इंजन को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। भारत अब पुरानी गलतियों को यहाँ पर नहीं दोहराएगा और भारत एक नई अप्रोच के साथ सामने आया है, जहाँ पर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट को फॉर्म किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो 6 जनरेशन फाइटर जेट इंजन है ये भारत में विकसित किए जाएंगे और इसमें गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जीटीआर एक डिफरेंट अप्रोच के साथ सामने आई है, जहां पर वो फ्यूचर प्रूफ जो डिज़ाइन है उसको लेकर आगे बढ़ेगी, जहां पर न सिर्फ एमका के लिए ये इंजन बनाए जाएंगे बल्कि फ्यूचर के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको पहले से ही ध्यान में रख करके इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी वो एरिया जहां पर जीटीआर काम कर रही है वो है आफ्टर बर्नर मॉड्यूल और इस टेक्नोलॉजी में मास्टर करने में अभी भी जीटीआर को टाइम है। लेकिन उनका यह भरोसा है कि आने वाले भविष्य में वो ऐसा इंजन विकसित कर सकते हैं जो कि फ्यूचर प्रूफ होगा और भारत जिन एयरक्राफ्ट में चाहेगा उनको इस्तेमाल कर सकेगा और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक अहम भूमिका देखने को मिलेगी। हालांकि इस मामले में डिटेल्स को अभी भी क्लासिफाइड रखा गया है। माना जा रहा है कि एमका मार्क 2 का जो इंजन होगा वो इसी पर आधारित होने वाला है। देखते हैं आने वाले भविष्य में हमें क्या क्या सुनने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय थल सेना के द्वारा एक बड़ा टेंडर इशू किया गया है जो कि 6,500 करोड़ रुपए का है और इसके अंतर्गत 400 की संख्या में 155 mm और 52 कैलिबर की जो इंडिजिनस डिजाइन और डेवलप आर्टिलरी गन्स हैं, खासकर टोट गन सिस्टम है, इनको खरीदा जाएगा। तो अब भारत की कंपनियों के बीच में इसको लेकर एक फियर्स कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, जिसमें अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज, लासन टोब्रो और इसके अलावा जो एवेल है और टाटा सिस्टम है ये आपस में compete करेंगे। पहले हम बात करते हैं भारत फोर्ज की ऑफरिंग की कि ये क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। तो पहली जो ऑफरिंग है ये 155 mm और 52 कैलिबर की अल्ट्रालाइट हॉविट्जर है, जिसको वो माउंटेन आर्टिलरी गन एक्सटेंडेड रेंज के नाम से पुकारते हैं। इसका वजन सिर्फ 8 टन के बीच में है और ये इनहेंस मोबिलिटी और फायर पावर के लिए जानी जाती है, खासकर माउंटेनियस टेरेन में। दूसरी जो ऑफरिंग है यह है भारत फौज की भारत 52, जो कि 155 mm और 52 कैलिबर की गन सिस्टम है। हालांकि इसका जो वेट है ये 15 टन के अंदर आता है और इसीलिए इसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी जो ऑफरिंग आ रही है वह एवेल की तरफ से आ रही है। एवेल की बात करें तो एवेल भी बेसिकली अपनी 155 mm और 52 कैलिबर की जो टोट गन है वो ऑफर कर रही है, जो कि बेसिकली धनुष पर बेस्ड होगी सॉरी। और धनुष की बात करें तो धनुष बोफोर्स FH-77B का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जो कि अलग अलग ट्रायल में खुद को प्रूव कर चुकी है और इसे भी भारतीय थल सेना के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर देखा जा रहा है। फिर बात आती है लार्सन टोब्रो और नेक्स्टर की। लार्सन टोब्रो और फ्रेंच डिफेंस मैन्युफैक्चरर नेक्स्टर के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है, जिसके अंतर्गत ट्रोजन 155 mm और 52 कैलिबर की जो टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है ये ऑफर की गई है। अगर हम ट्रोजन की बात करें तो ये बैटल प्रूवन सिस्टम है और इसमें नेक्स्टर की आर्टिलरी एक्सपर्टीज और लार्सन टोब्रो की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है इस कोलैबोरेशन में हमें देखने को मिलेगी और ये गन सिस्टम भी compete कर रहा है इंडियन आर्मी के कंपटीशन में। फिर बारी आती है अडानी डिफेंस की। अडानी डिफेंस जो है ये बेसिकली एटमोस जो है उसको लेकर सामने आया है, जो कि 155 mm और 52 कैलिबर की ट्रक माउंटेड हॉविट्जर है, जो कि अपनी मॉड्यूलरिटी और इजी डिप्लॉयमेंट के लिए जानी जाती है। और अडानी सिस्टम जो है इसको बेसिकली भारत में बनाने के लिए तैयार है और ये सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भी सक्षम है। फिर टाटा का भी जो पोटेंशियल कंपटीशन है वो हमें देखने को मिलेगा, जहां पर वो एडवांस्ड रोड आर्टिलरी गन सिस्टम को लेकर सामने आएंगे, जो कि अपनी एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज और एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपटीशन है काफ़ी फियर्स होने वाला है। अब इस समय ये कह पाना मुश्किल है कि किसको सेलेक्ट किया जाएगा किसको नहीं, लेकिन ये एक बड़ा टेंडर है। आपको याद दिला दें कि टोट गन सिस्टम से पहले जो ATAGS है इनके टेंडर भी दिए गए थे। टोटल वो टेंडर जो था वो 307 गन्स का था और ये जो टेंडर है इसमें 400 गन्स की खरीद की जाने की बात की गई है, यानी टोटल नंबर जो है ये 707 के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि इंडियन आर्मी किसको सेलेक्ट करती है, क्योंकि अब ये तो तय है कि इसमें जो विदेशी माल है वो देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ बाय इंडिया माइडियम कैटेगरी के अंतर्गत होगा। इनका निर्माण भारत में किया जाएगा और जितने भी जरूरी स्पेयर्स हैं उनका निर्माण भी भारत में होगा, ताकि पूरी तरीके से इस क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है उसको प्राप्त किया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट Su-30 एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। आप सबको पता होगा, हमने हाल ही में डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपको बताया था कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए जो नए सिरे से 230 इंजन है इनकी डील को आने वाले दिनों में फाइनलाइज कर लिया जाएगा। इसको लेकर जो बातचीत है वो चल रही है और अतिशीघ्र जो डील है इन्हें भी फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और इसी बीच रिपोर्ट में सामने आ रही है बात एक कि भारतीय वायुसेना को सिर्फ 200 इंजन से काम नहीं चलेगा,
बल्कि ओवरऑल तकरीबन 30 वर्षों तक सुखोई 30 MKI को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना को तकरीबन 950 इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, टोटल 950 इंजन की जो रिक्वायरमेंट है वो सामने आई है, ताकि लॉन्ग टर्म तक इन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेशनल बनाए रखा जा सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी इंजन को लाइसेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत मैन्युफैक्चर करती है और बहुत सारे जो उल्लेखनीय बदलाव हैं वो इन इंजन्स में HAL के द्वारा किए भी गए हैं, जहां पर भारत की संगत संस्थाएं पूरा सहयोग इनको कर रही हैं। लेकिन HAL की तरफ से ये कहा गया है कि वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जो ऑर्डर है इसको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है इसको मजबूत करने का प्रयास भी अब किया जा रहा है और इस पर रशिया भारत की सहयोग करने के लिए तैयार है। दरअसल बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स अभी भी ऐसे हैं सुखोई 30 MKI के इंजन के, जिन्हें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है रशिया से डायरेक्टली। अब इसमें हो ये जाता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते कभी पार्ट्स सही समय पर नहीं मिल पाते, तो कभी जो पार्ट्स हैं इनके अभाव में हमें अपना जो मेंटेनेंस वर्क है वो प्रभावित होता नजर आता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए जो बहुत ज़रूरी पार्ट्स हैं इनको भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है। और हमने आपको पहले भी कहा कि नए इंजन से हटके तकरीबन 200 से ज़्यादा जो इंजन है वो HAL की कोरापुट डिवीज़न में पड़े हुए हैं, जहां पर उनको ओवरहॉल का इंतज़ार है। उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स है और स्पेशलाइज्ड एलॉय हैं ये रशिया से आ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम प्रभावित है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि रशिया चरणबद्ध तरीके से इस इशू को एड्रेस करना शुरू कर चुका है और आने वाले समय में शीघ्र अतिशीघ्र जो ज़रूरी पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो भारत को मिलते रहेंगे। हमारी अगली बड़ी वीडियो रही है एक ऐसे घटना को लेकर जो आमतौर पर सुनने में काफ़ी अजीब लगती है, ये काफ़ी रेयर होती है, और यह है 2 राफेल फाइटर्स का मिड एयर कॉलिजन। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 राफेल का जो मिड एयर कॉलिजन है ये हमें देखने को मिला है और ये हमें इंडिया में देखने को नहीं मिला, बल्कि ये रिपोर्ट आ रही है फ्रांस से। दरअसल फ्रांस की मीडिया की बात माने तो 2 फ्रेंच मिलिट्री के जेट जो है आपस में कोलाइड किए हैं। ये एक मिड एयर कॉलिजन था जहां पर वेडनेसडे को यह हादसा हुआ है और इसमें 2 पायलट्स की जान गई है, बल्कि एक जो पायलट है वो बचने में सक्षम रहे हैं। फ्रेंच ऑफिशियल ने कहा कि मामले की पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार इतने डेंजरस वे में जो एयरक्राफ्ट ही नज़दीक कैसे आए और कैसे जो मिड एयर कॉलिजन है ये देखने को मिला है। हालांकि फ्रेंच जो कह सकते हैं अधिकारियों का ये कहना है कि इस मामले की पड़ताल में फिलहाल तो यही पता चलता है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि अगर हम फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो उन्होंने इस पर जो है शोक व्यक्त किया है और उन्होंने बताया है कि कैप्टन सेबेस्टियन माबिर और लेफ्टिनेंट मैथ्यूज लॉरेंस जो है वो इसमें शहीद हुए हैं या मारे गए हैं, और एक पायलट जो है वो सक्सेसफुली इजेक्ट करने में वहाँ पर सफल रहा था तो उसकी जान बच गई है। अभी जो इनिशियली जांच चल रही है वो इस मामले में वो इसी तरह इंगित कर रही है कि ये शायद हादसा मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। फिलहाल ये जो राफेल के साथ मिड एयर कॉलिजन है इसको काफ़ी रेयर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे हादसे आमतौर पर राफेल के साथ हमें देखने को मिले नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।